एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस एक्सप्रेस का प्रैक्टिस शीट हम लोग देखने वाले हैं। हमने सोशल साइंस को कंप्लीट करवा दिया, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं साइंस की ओर और सबसे पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो को कंप्लीट करके टोटल 1100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं 626 प्रश्न से। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला होता है F = G × M1 × M2 बटा R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुरुत्वीय त्वरण का मान, मैं थोड़ा फास्ट ही करवाऊंगी, आप लोग चाहें तो PDF को प्राप्त कर लेंगे और आंसर को टिक कर लेंगे और उसी से रिवीजन किया करेंगे। ये भी याद रखिएगा, गुरुत्वीय नियतांक किसने दिया था? तो यह दिया था क्वेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो दोनों ध्रुव पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। वही पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है या फिर अंतरिक्ष में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र में 0, अंतरिक्ष में भी ग्रेविटी क्या होता है? तो 0 होता है। और सर्वाधिक ग्रेविटी कहाँ होता है? तो दोनों ध्रुव पर होता है। और मिनिमम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार त्वरण बढ़ता है, तो भार भी बढ़ेगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। द्रव में पूर्णतः यह अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज नहीं दिया था, इसका इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। पदार्थ का घनत्व बटा प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्य मतलब W = F(S) cos थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। तो सभी के सभी 0 ही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा 0 जूल, ऑप्शन नंबर डी। F(S) cos थीटा पे आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²। वही स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। चौथाई। कितनी हो जाती है? चौथाई, 1/4। ये भी फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv² पे ही। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। राइट आंसर 9 गुनी हो जाएगी। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। शक्ति पूछा जा रहा है। P = पावर = वर्क बटा टाइम होता है। इस फॉर्मूला पे सेट करिएगा। P = वर्क मतलब कार्य बटा समय। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा 0.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट में चेंज करिएगा तो 1000 से उसमें डिवाइड दीजिएगा। आवृत्ति भी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो संबंध है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएंगे। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं।
किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्तियां 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो चेंज। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। रडार, सोनार या फिर स्टेथोस्कोप या फिर चमगादड़ के पंख से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो प्रस्रव तरंग। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है, छुपे हुए चीज का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्रस्रव तरंग यूज किया जाता है। प्रस्रव तरंग होता है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है, द्रव से भरा होता है वह हो जाएगा कर्णावृत। भार का ऐसा ही मात्रक होता है, भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। किलोग्राम मास, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। मैं रिवीजन आप लोगों को करवा रही हूँ, ना कि प्रैक्टिस शीट लगवा रही हूँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है हवा के लिए, पानी के लिए, दोनों के लिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से क्या होता है? तो अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है? ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है? तो थर्मामीटर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तापमान थर्मामीटर। कैलोरीमीटर ऊर्जा, कैलोरीमीटर से ऊर्जा को मापते हैं। वायुदाब से बैरोमीटर, मतलब वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर से। और मैनोमीटर से बंद बर्तन के अंदर का दाब को मापते हैं। थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं। ऊर्जा को कैलोरीमीटर से मापते हैं। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने किया था। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक और 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक। और केल्विन का 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन। हमने क्या बताया? बॉइलिंग पॉइंट बताया और हिमांक पॉइंट बताया। ताप का ऐसा मात्रक है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस है। अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, आवाज़ थोड़ा आप लोग को चेंज भी लग रहा होगा, बट कोई नहीं, आप लोग क्लास सुन लीजिए। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है। द्रव की शीतलन की दर समानुपाती होती है द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के। भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का, जानते होंगे रोटी को जो है एल्युमिनियम के पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है? तो बुरा विकिरक होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बुरा विकिरक। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल तो कितना होता है? तो 0 से 100 डिग्री, मतलब 100 भाग में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। रोमर में 80 भाग में और फ़ारेनहाइट 180 भाग में। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है कांच के कीप में। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हिप्सोमीटर। क्या कहते हैं? हिप्सोमीटर। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर के। सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है? समुद्र तल पर। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है, और जब वायुमंडलीय दाब घटता है तो पानी का क्वथनांक भी घटता है। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? तो ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा।
जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है? जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति का। ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल गैस में उसकी चाल से अधिक होती है। देखिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद फिर गैस में होता है, और गमन नहीं करती है तो निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग चल सकती है, ध्वनि तरंग द्रव्यमानात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी होंगे। प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है? प्रतिध्वनि परावर्तन की। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं पराश्रव तरंग। पराश्रव तरंग 0 से 20 हर्ट्ज को कहते हैं अपश्रव तरंग, और 20,000 से लेकर के नहीं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को क्या कहते हैं? उसे कहेंगे श्रव तरंग। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 को क्या कहेंगे? श्रव तरंग। और प्रस्रव तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को क्या कहेंगे? प्रस्रव तरंग। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? त्वरण। त्वरण क्या है? तो सदिश राशि है। इसका डिटेल मैं लास्ट में बता दूंगी। सदिश राशि कौन सा? तो त्वरण है। जबकि समय, तय की गई दूरी, चाल, यह सब क्या है? तो अदिश राशि है। कोणीय वेग का मापक होता है, कोणीय वेग का मापक रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का मापक होता है रेडियन पर सेकेंड। और समतल कोण का रेडियन होगा, समतल कोण का समय का सेकंड। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। वेग इंटू विस्थापन बटा समय। आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। बल को होता है बल। बल जो है यह सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों। यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो A समानुपाती 1/m होंगे। किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती, यह नियम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम या फिर बल की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। वही बल का व्यंजक F इक्वल टू ma यह प्राप्त होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, क्वेंडिश ने दिया था 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना। फॉर्मूला यही बैठेगा F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। यदि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp है तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Ge, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो Gp ज़्यादा फिर Ge कम। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण और विषुवत पर कम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। 1/6 गुना होता है। दाब का ऐसे मात्रक है, दाब का ऐसे मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल जिसे कहते हैं। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबोकर पलवन करने के लिए वस्तु के घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। पलवन करने के लिए तो कम होने चाहिए। पानी के घनत्व का मान होता है, पानी के घनत्व का मान होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और उसकी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा
W इक्वल टू mg, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 500 न्यूटन। 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के 1 जूल के 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है गतिज ऊर्जा में कमी होती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा यह किसका है? तो ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है mgh पे सॉल्व करेगा तो दुगनी होगी। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? ये फॉर्मूला बैठेगा mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh। तो राइट आंसर हो जाएंगे 42,336 जूल। निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्ध्य का मात्रक है? तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर भी है, नैनोमीटर भी है, एंगस्ट्रम भी है। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 687 नंबर। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक संपीड़न और एक विरलन से। श्रृंग एवं गर्त नहीं होगा, एक संपीड़न और एक विरलन से। श्रृंग एवं गर्त जो है इस तरह से चलता है। संपीड़न और विरलन कैसे होगा? तो इस तरह से। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तरंग का आयाम। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं तरंगों का आयाम। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है तारत्व या निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं अपश्रव। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल होगा आवर्तकाल t इक्वल टू 1/, आवृत्ति होता है तो सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 0.0001 सेकेंड। t इक्वल टू 1/, आवृत्ति 1/f होता है। t इक्वल टू 1/f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये सब पे गौर करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। वायु में अभिसारी लेंस हैं। वायु में अभिसारी लेंस हैं। कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस। बाइफोकल जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर दूरदृष्टि रहेगा तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस और जरा दूरदृष्टि होगा तो फिर बाइफोकल लेंस। अविंदुकता हो जाएगा तो फिर बेलनाकार। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है, +1। 700 नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्री जल का नीला रंग भी किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग भी किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन के कारण। किसी माध्यम के परिवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R, यह जो नियम दिया था अस्नेल ने, इसलिए इसे अस्नेल का नियम कहते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2f। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। राइट आंसर दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ENT डॉक्टर, गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर, फिर सौर कुकर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अपरिवर्तित रहती है। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध है 1/v - 1/u = 1/f। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी p = 1/f होता है। p = 1/f सॉल्व करेगा तो आंसर प्राप्त होगा +5 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो प्लस में होंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदेशक होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस, अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन के साइड मिरर में राइट आंसर उत्तल दर्पण। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, वह दर्पण उत्तल दर्पण है। क्या क्वेश्चन है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होंगे। केवल समतल हमेशा सीधा, काल्पनिक छोटा, बराबर या फिर बड़ा बन सकता है। केवल अवतल। उत्तल का ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक, सीधा एवं छोटा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रेद अंतरपृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। आइरिस क्या करता है? तो आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख का रंग भी निर्धारित आइरिस ही करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, सबसे प्रभावी लाल और दूसरा नीला। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? उजला होता है प्रकीर्णन के कारण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव अधिक होता है? एक ट्रिक याद रखिएगा, विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ लिखिएगा VIBGYOR। आर मतलब रेड। रेड जो है, रेड का जो है वेग और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे न्यूनतम होता है, चाहे वो आवृत्ति हो, अपवर्तनांक हो, विचलन हो, ऊर्जा हो, प्रकीर्णन हो, या सभी के सभी मिनिमम यहाँ पे होता है। जैसे ही रेड से नीचे आते हैं विबग्योर की तरफ, बैगनी की तरफ, तो यह सब क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। और पता ही भी होगा सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। सर्वाधिक ऊर्जा बैगनी का ही, आवृत्ति बैगनी का ही, अपवर्तनांक भी बैगनी का, विचलन भी बैगनी का ही होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है
रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, बल्कि दूर को नहीं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? 3 का 4 अवतल लेंस, 2 का 3 मतलब दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। वर्ण विक्षेपण। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, उनका पवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इसलिए किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। एक बार फिर से, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता। द्विफोक्सी लेंस की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विपरीत आवेश की खोज इन्होंने ही की थी। तड़ित चालक की भी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? अभी हमने बताया नीला रंग। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला। वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं परितारिका, आइरिस। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? कांच के प्रिज्म का प्रयोग न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। तरंगदैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तरंगदैर्ध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारा क्यों टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितने सेकंड तक? तो 1/16 सेकंड। 1/16 वही आवाज़ जो है कान तक कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितने विद्युत धारा लेगा? एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक कौन सा है? तो राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अधातु जो है कुचालक होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अपवाद में याद रखें ग्रेफाइट एवं ग्रेफीन, यह दोनों जो है कार्बन का अपरूप है। और सभी धातु जो होते हैं यह चालक होते हैं। अपवाद में सीसा को याद रखिएगा। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य है? 6.25 × 10⁻18। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य है? 6.25 × 10⁻18। 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध 0 होता है और चालकता अनंत होता है। वही वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर को मापते हैं। वोल्टमीटर समानांतर क्रम में होता है और इसका प्रतिरोध अनंत और चालकता 0 होता है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा V = IR। सॉल्व करेगा तो 4 एम्पियर प्राप्त होंगे। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है।
R इक्वल टू वी आई, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू वी आई। ओम का नियम निहित है, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर। विभव या विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, जूल ऊर्जा का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का वाट होगा, वाट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, वाट होगा। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के, 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट टंगस्टन के तार का, इसका गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 HP हॉर्स पावर बराबर होते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, राइट आंसर बी होंगे। लास्ट में डिटेल जो भी बताया गया वो मैं एक बार बता दूंगी। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा 10 के पावर -6 एम्पियर, माइक्रो पूछा जाए 10 के पावर -6, 10 के पावर 12 पोको हो जाएगा, 10 के पावर -9 नैनो। एक बार मैं लास्ट में इसे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुझे लगातार करवाने दीजिए क्योंकि आवाज़ जो है कभी भी मेरा बैठ सकता है। जूल इक्वल टू कुलाम गुने वोल्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वाट इक्वल टू जूल प्रति सेकंड होता है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे कि ऑर्गन को भरा जाता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 200 से 300 ओम। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तर्जनी पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वही अंगूठा जो है बल की दिशा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज यह उष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने की थी। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो दिष्ट धारा, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर, जबकि डायनेमो को सिर्फ दिष्ट धारा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने किया था। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। गर्म तार वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट आंसर हो जाएंगे विद्युत मोटर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज तार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। तो कंप्लीट हो गया फिजिक्स।
मैं इसका लास्ट में डिस्कशन बता देती हूँ। इसका डिस्कशन जो बताया गया था मैं आप लोग को बता देती हूँ, एक बार रुक जाएंगे। हाँ देखिए, दूरदृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष इसमें यूज करते हैं उत्तल लेंस का। निवारण उत्तल लेंस से होता है और इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देता है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निवारण अवतल लेंस से है। जरा दूरदृष्टि दोष, निकट एवं दूर दोनों की वस्तु धुंधला दिखाई देता है, निकट का भी और दूर का भी। क्यों दिखाई देता है? तो सिलियरी मांसपेशी में कमजोरी हो जाती है और इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीचे उत्तल होता है, ऊपर अवतल होता है। और एक होता है अविंदुकता। अविंदुकता, इसमें सोया वस्तु दिखाई देता है और खड़ा वस्तु दिखाई नहीं देता है। चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। व्याख्या जो है रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। तो फर्स्ट करेंगे, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं तो वैद्युत संयोजी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम से और आंसर टिक कर लीजिएगा और उसी को रिवीजन करिएगा, ठीक है। शाक सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीमेंट का जमना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वही प्रकाश संश्लेषण और पाचन जो है एक ऐसी अभिक्रिया है यह हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन प्लस बनता है, H2+। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। 2:1। एटॉमिक मास अगर पूछा जाता तब 1:8 हो जाता। चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल राइट आंसर है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभवतः पीएच मान होगा। कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। 7 से अगर नीचे जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है। 7 से अगर ऊपर जाएंगे मतलब 8, 9, 10 तो क्षारीयता बढ़ता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलेन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो रंग हो जाता है नीला, काला। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच के उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु के प्रवेश को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का अनुसूत्र NaHCO3। NaHCO3 हो जाएंगे। NaNO3 किसका है? तो चिली साल्ट पीटर का है। KNO3 किसका है? तो साल्ट पीटर का है। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। वही Na2CO3 10H2 अगर रहता तब हो जाता सोडियम कार्बोनेट, जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 10H2 किसका है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का है, जिसे क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा। और NaHCO3 किसका है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं। दंत मंजन या क्या होते हैं? तो होते हैं क्षारीय। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है।
साइट्रिक अम्ल संतरा, नींबू ये सब में। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। वही जिप्सम का CaSO4 2H2O, जिप्सम साल्ट का CaSO4 2H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, NaHNH4Cl किसका है? तो अमोनियम क्लोराइड का, जिसे नौसादर कहा जाता है। NH4 अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर कहा जाता है। Na2CO3 को क्या कहते हैं? तो सोडा एस कहते हैं, सोडा एस। NaCl को रॉक साल्ट कहते हैं या फिर टेबल साल्ट कहते हैं, नमक जिसे कहते हैं। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण CaOCl2। सिरका में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी हमने बताया एस्टिक अम्ल। चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, नेटाल पौधा में भी फॉर्मिक अम्ल, या फिर इसको क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। और अमाशय या पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है H2SO4। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन का प्रयोग होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2O, हाफ H2O किसका है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो फास्ट करेंगे ही। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4 10H2O। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2SO4 10H2O। यहाँ पे H कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? फेरस, कॉपर, निकेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपधातु ऑप्शन नंबर डी आर्सेनियम। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, इसीलिए टीन का लेप लगाया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, 24 कैरेट का शुद्ध सोना का मापक यंत्र कैरेटोमीटर है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु? अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, धातु अगर पूछा जाए तब पारा हो जाता। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। फ्यूज भी बना होता है सीसा और टीन का ही। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं, धातु के ऑक्साइड समानता क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता क्षारीय होते हैं, वही अधातु का अम्लीय होते हैं। सल्फाइड एस्को का साधारण किया जाता है, सल्फाइड एस्को का साधारण किया जाता है फेन पलवन द्वारा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? क्यूप्राइट से। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलता है, तो आंसर हो जाएगा AU, एक्वारेजिया जिसे कहते हैं। धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीली उजला। एक्वारेजिया किस अनुपात में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी चमकीला आयोडीन।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा। इसका अपवर्तनांक 2.42। एक ग्रेफीन भी है, उसका अपवर्तनांक 2.68। हीरा से ज़्यादा ऐसे कठोर जो है ग्रेफीन ही होता है। सबसे कठोरतम धातु पूछा जाता प्लेटिनम हो जाता, जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। अभिक्रियाशीलता की इस क्रम में कौन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरी रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। इसे कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। परत किसका चढ़ा हुआ था? तो जिंक का परत चढ़ा होता है, और इसी को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या फिर यसद लेपन या फिर जस्तीकरण कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज लगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग कहेंगे। जंग रोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का। क्यूप्राइट किसका है? तो तांबा का है। और लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, ये सब किसका है? तो लोहा का है। क्यूप्राइट किसका है? तो तांबा का है। कॉपर पायराइट भी किसका है? तो तांबा का है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, डायस्पर है, कोरंडम है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट है, और इप्सम साल्ट है। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु इसमें यूरेनियम है। कौन सा है? यूरेनियम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा बी। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में एथाइन का प्रयोग होता है। एथाइन। एथाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीथेन कहाँ से निकलता है? तो धान के खेत से, या फिर सड़े गले घास पतवार है वहां से भी निकलता है। कोयला के खान से भी तीव्र विस्फोट जो उत्पन्न होती है मीथेन के कारण ही होती है। और एथिन जो है, इथिलीन, प्राकृतिक गैसीय पादप हार्मोन है और प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का Na3PO4। Na3PO4 सोडियम फास्फेट पूछा जा रहा है, तो Na3PO4 सोडियम फास्फेट Na3PO4। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। इथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन CO ग्रुप का, CO 7 है CO। अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व इसमें हीलियम है। कौन सा है? हीलियम। जैव गैस मुख्य अवयव होते हैं। जैव गैस मीथेन का मुख्य अवयव होते हैं। ब्यूटेन, प्रोपेन, LPG। गैस लाइटर में क्या होता है? तो ब्यूटेन ही होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है तो एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। और असंतृप्त एल्काइन कहेंगे। ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है तो कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में बिल्कुल राइट आंसर है। 36 ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है? किसके जैसी होती है? फ्लोरीन का आकार जो होता है यह होता है फुटबॉल के जैसा या फिर पिंजरा के जैसा होता है। हीरा का होता है चतुष्फलकीय। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? टीचर आयोडीन बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन प्लस सोडियम आयोडाइड। एथेनोइक अम्ल को समानतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल कहा जाता है। एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? एस्टिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? 4 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 835 नंबर। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त एथीन। वनस्पति तेल में होते हैं लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है?
इसे क्या कहेंगे? एल्कोहल। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन। एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य या क्षारीय धातु हैं और अंतिम अक्रिय गैसें हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी मुस्लिम ने दिया था, याद रखिएगा। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम डोबराइनर। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स। अष्टक का नियम अभी हमने बताया, न्यूलैंड्स। मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? मेडलिफ के आवर्त नियम पूछ रहा है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय धातु। अंतिम पूछा जा रहा है। मेडलिफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया? मेडलिफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? कौन सा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराअणुक बल कहलाता है। अंतराअणुक बल। सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो आयरन जो है धातु है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण कौन सा है? तो बारूद जो है यह मिश्रण है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निलंबन। कोलाडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। कोलाडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है ब्राउनी गति। तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। यौगिक का सूक्ष्म रूप जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है किंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है सोडियम फास्फेट Na3PO4। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान 6.022 गुणे 10 की पावर 23। एवोगाड्रो का मान 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है कितना है? 3। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। कैथोड किरण में आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है? क्लोरीन तथा ब्रोमीन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बताएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी। बिल्कुल राइट आंसर है 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? शरीर का ताप। सबसे ज्यादा तत्व मानव शरीर में ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम पाया जाता है। वही यौगिक की बात की जाए तो सर्वाधिक जल, उसके बाद प्रोटीन के बाद वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? वायु प्रदूषक है। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र से क्या होता है? परावैंगनिक किरणों का धरती पर पहुंचना। इसके मोटाई को डॉप्सन इकाई से कहाँ होता है? तो समतल मंडल में होता है। CFC के कारण इसका क्षरण होने स्टार्ट हो जाता है। वैश्विक उष्मीकरण CO2 के कारण होता है। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता तापक्रम पर निर्भर करती है। स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है?
इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? स्टार्च का जलीय विलयन। यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? यौगिक के संदर्भ में इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। इनमें कौन समान मिश्रण नहीं है? समान मिश्रण नहीं है तो धुआं समान मिश्रण नहीं है, जबकि हवा, पीतल, नमक का विलयन यह सब समान मिश्रण है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट नीला होता है। जस्ता का उजला होता है, जस्ता का उजला। हरा लोहा का होता है, वही लाल कोबाल्ट सल्फेट का होता है। सब में सल्फेट जोड़ लीजिएगा। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? उजला। आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? आयोडीन उथलपातन विधि हो जाएगा। आयोडीन, ठोस CO2, एंथ्रासीन, सैलिसिलिक अम्ल, यह सबको उथलपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कपूर भी हो गया, नेफ्थलीन हो गया, नौसादर हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गए। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है तो रवाकरण के द्वारा। ठोस पूछा जा रहा था तो रवाकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। समुद्री जल से नमक बनाया जाता है और जो हमें नमक प्राप्त होता है वो रवाकरण विधि से ही प्राप्त होता है। और पीने योग्य पानी क्लोरीनीकरण द्वारा। पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप घटा करके और दाब बढ़ा करके। कोई भी गैस हो, ताप को घटा करके और दाब बढ़ा करके उसे द्रवीभूत किया जा सकता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। निकालिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 323.15 केल्विन। C/5 इक्वल टू K - 273/5 करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम है। जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम है। ईथर, फिर पेट्रोल, अल्कोहल, फिर जल। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक है। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले ही हो चुका है। LPG को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो गैस के रूप में। LPG को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो गैस के रूप में। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है? संपीड़ितता। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गतिज ऊर्जा अधिक होती है गैस की। किसकी? गैस की। सबसे कम ठोस की। विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है। विलयन में कोलाइडी कण का आकार 10⁻⁶ सेंटीमीटर। पायस है दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलेयता में कैसा परिवर्तन होता है? विलेयता जो है घट जाती है और ठोस में विलेयता बढ़ जाती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? कीचड़ युक्त जल जो है निलंबन का उदाहरण है। मेथिल अल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण से उसके अवयवों को अलग अलग करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रभाजी आसवन। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना, बाकी सभी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। उपधातु के गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती। निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है? सोरा, गंधक और कोयला। राइट आंसर बी होंगे। ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण है परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित कणों का टक्कर। मक्खन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मक्खन जो है
द्रव का ठोस में परिक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? कोलाइडी विलयन नहीं है हीमोग्लोबिन, क्योंकि बादल, वायु, कुहासा यह सब कोलाइडी विलयन है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने। किसने? प्राउस्ट ने। रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरण प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? इसके द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। नाभिक की खोज की गई थी। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण, बीटा किरण, नाभिक की खोज और प्रोटॉन के बारे में विशेष जानकारी भी दी थी। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? पिछले वाले फिजिक्स वाले में हमने करवाया था, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। क्लोरीन 14 का प्रयोग जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने में। पृथ्वी का उम्र यूरेनियम 235। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें करते हैं? ट्यूमर का पता लगाने में। 902 इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36। इसे खुद से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन है, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसे कहेंगे समभारिक। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म समभारिक है? सभी हो जाएंगे, सभी। गौर से देखिए तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी से संबंधित आएंगे। समभारिकों के द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी? ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2। 3 में से घटाइएगा तो 2 प्राप्त होंगे। वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक इसमें से नहीं है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, हालांकि यह वैश्विक तापकरण को बढ़ा देता है। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर सीसा युक्त पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है तो ऑक्सीजन। तो चलिए, केमिस्ट्री भी हमने कंप्लीट करवा दिया। तो फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेफड़ा की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। कौन सा झिल्ली? प्लूरल झिल्ली। हृदय की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। वही किडनी की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी की झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। लीवर की भी झिल्ली को पेरिटोनियम ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्लेटलेट से है, रक्त बिंबाणु है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिंबाणु कर लीजिए। श्वेत रक्त कोशिका WBC को सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। और लाल रक्त कोशिका इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और इसी के कारण RBC का जो रंग होता है लाल होता है, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। हीमोसिल या फिर हीमोसाइनिन के कारण ही खून का रंग उजला या फिर नीला होता है और हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। और इंसुलिन जो कि अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है और इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मांस का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मांस का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण और इसमें फेरस और कॉपर रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक पूछा जा रहा है तो 120 mmHg हो जाएगा, डायस्टोलिक पूछा जाता है तो हो जाता है 80 mmHg। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कैसी है? तो प्रकाशानुवर्तन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। वही जड़ का गुरुत्वानुवर्तन, जड़ हो गया गुरुत्वानुवर्तन और जलानुवर्तन का उदाहरण। रंध्र का मुख्य कार्य है,
रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग अभी हमने बताया भी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें वर्णक का रंग कैसा है? तो हरा है, हरा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यह कैसा हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन है। 2,4-D या फिर 2,4,5-D जो क्या है? तो यह खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है और यह भी क्या है? तो यह ऑक्सीजन हार्मोन ही है, खरपतवार नाशी। 2,4-D और 2,4,5-D। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण और पाचन उष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण और पाचन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, या फिर इसी को उपचय भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है, लाल। उसके बाद नीला रंग में, हरा, पीला, अवरक्त, पराबैंगनी, ऐसा में पराबैंगनी किरण में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पीला रंग में भी नहीं होता है, पराबैंगनी किरण या फिर अवरक्त किरण में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम बताया क्लोरोफिल में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने बताया भी था। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वर्णिल लवक, क्रोमोप्लास्ट। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम के द्वारा जल जो है हमेशा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है, नीचे से ऊपर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग इसमें उर्वरक दिख रहा है, किडनी दिख रहा है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुटपाद। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लिस्मानिया के द्वारा कालाजार होता है, कालाजार बालू मक्खी या फिर सिकता मक्खी के काटने से होता है, जिसे सैंड फ्लाई भी कहते हैं। प्रोटोजोआ से पेचिस रोग होता है, कालाजार होता है, और अफ्रीकन निद्रालु रोग होता है और पायरिया होता है। इसका एक ट्रिक है, पे काम सोप, पे काम सोप। पे से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, मा से हो गया मलेरिया, और सो से हो गया सोने की बीमारी, और पा से हो गया पायरिया। पे काम सोप। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। खुला परिसंचरण तंत्र जो है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मुलास्का के जीव में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मुलास्का के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। बंद अगर पूछा जाए तो स्तनधारी में बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। स्तनधारी हो गया, स्तनधारी, और फिर पक्षी हो गया और उभयचर हो गया। स्तनधारी, पक्षी और उभयचर में बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो राइट आंसर थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे एडम्स एप्पल ग्रंथि भी कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ही है, थायराइड। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है यह ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र अनुपस्थित रहते हैं मतलब रंध्र नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रा में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि करना। मानव गुर्दे का आकार होता है। जो भी सर के द्वारा आंसर बताया जाता है वही मैं आंसर बताती हूँ, आप लोग आंसर को लेकर के कंफर्म रहेंगे। कई लोगों का कमेंट भी आता है कि आंसर गलत रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं, शायद आप लोग को याद नहीं होगा। हाँ, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन सारे के सारे आंसर गलत नहीं रहते हैं।
मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार जैसा होता है, सेम के बीज के आकार जैसा होता है। मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार जैसा होता है। किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है, जो कि शरीर के सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। केब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। परिवहन किसे कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। किचन हाउस किसे कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 वेस में पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएंगे, 4 वेस में। मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। मानव शरीर में अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अमोनिया का निर्माण अमाशय में। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? उद्दीपन के रूप में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन लाइपेज करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को पाचन करता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में तोड़ता है, वही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलिया में होता है, छोटी आंत में होता है। यहाँ पर पूर्ण पाचन भी होता है और यहीं पर अवशोषण भी होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होते हैं? पित्त रस स्रावित होते हैं यकृत से। और यह कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। और संचित कहाँ रहते हैं? तो पित्ताशय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यकृत। भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है यह। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है, जिसे जिगर कहते हैं या फिर यकृत कहते हैं। या फिर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जैसे जाइलम और जैसे जल, जल का वहन, भोजन का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट, ईस्ट किस में आता है? तो कवक, फंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, वही सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ईस्ट के द्वारा ही गन्ना के रस को सड़ा करके इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। ईस्ट जो है शराब बनाने में उत्प्रेरक का भी काम करता है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करने का काम करता है, अंकुरन में प्रेरित जिब्रेलिन ही करता है। सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन सा है? छोटी आंत है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को, एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे पॉइंट ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बंद बर्तन के अंदर का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया है। झींगा या फिर प्रॉन में श्वसन जो होता है ग्रीन ग्लैंड से होता है। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित द्वार कोशिकाएं करता है, द्वार कोशिकाएं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन से।
डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जीवन अवधि कितनी होती है? तो 1 से लेकर के 4 दिन होता है। 1 से लेकर के 4 दिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए के साथ जा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर 1 से 4 दिन ही होना चाहिए। ठीक है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में पोषण होता है, श्वसन होता है, जनन होता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्ध परागम या फिर चयनात्मक परागम झिल्ली है। आप परागम कौन सा हो जाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। एटीपी का विस्तारित रूप है। अभी हमने बताया भी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है, वही अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क है, त्वचा है, फेफड़ा है, जबकि अग्नाशय नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो तितली में। राइट आंसर बी हो जाएंगे। उभयचर, स्तनधारी और पक्षी वर्ग में बंद परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। राइट आंसर आयोडीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? गंध पहचानने का केंद्र अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कहे तो सेरेब्रम। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क जिसे कहते हैं। सेरेब्रम के द्वारा इच्छिक गतिविधि का नियंत्रण होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से देखने सुनने का केंद्र बिंदु है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है देखने सुनने का केंद्र बिंदु है और यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क की बात कर ली जाए तो सेरिबेलम हो जाएगा। सेरिबेलम हो जाएगा, जो कि शरीर को संतुलित करने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लिगाटा यह भी पश्च मस्तिष्क में ही आता है। और मेडुला ऑब्लिगाटा जो है अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बस मैं आप लोग का रिवीजन करवा रही हूँ, ना कि प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ। इसका आंसर मैं इसे फर्स्ट कंप्लीट करने का प्रयास कर रही हूँ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क या फिर इसी को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के ऊपर में हाइपोथैलेमस है और पिनियल ग्रंथि के ऊपर में थैलेमस ग्रंथि है। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है तो ये निकलता है मेडुला से। मेडुला से अनैच्छिक क्रिया मेडुला से ही नियंत्रित होता है। और सबसे पिछला हिस्सा कौन सा है? तो मेडुला ही है। पौंस से क्या निकलता है? तो स्पाइनल कोड निकलता है। स्पाइनल कोड के द्वारा ही प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बिंदु जो है स्पाइनल कोड ही है। स्पाइनल नर्व की संख्या कितना है? तो 31 जोड़ा है। इनमें से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में एथाइलिन पाया जाता है। कौन सा? एथाइलिन फल पकाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इसमें एक ही दिख रहा है, साइटोकाइनिन, जो कि सेल डिवीजन का काम करता है पादपों में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप यह बनते हैं मेरुरज्जु में। लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहंस की दीपिकाएं अग्नाशय के बीटा सेल। ऐसा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय में ही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? इसमें पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो है यह पुरुष हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्ती जो है मुरझा जाता है किसके कारण से? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जड़ की अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि यह है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्व के अनुरूप वृद्धि कर रहा है जड़। और प्रकाशानुवर्तन के विपरीत। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है। यह जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है?
पिछला वाला भाग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे पश्च मस्तिष्क या फिर सेरेबेलम या फिर अनुमस्तिष्क। राइट आंसर सी होंगे। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। साइटोकाइनिन प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के कारण, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के साथ तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर उपयुक्त सभी। साइटोकिनिन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग। विटामिन B1 जिसे बेरी कहते हैं, इसकी कमी से थायमिन, एड्स से HIV के कारण से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है यह वृद्धि में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन जो है वृद्धि में। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रेडियोल या फिर उपयुक्त सभी। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन है। मौखिक गर्भ निरोधक टैबलेट किसका बना होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का। उसमें प्रोजेस्टेरॉन रहता है। गर्भावस्था की जांच प्रोजेस्टेरॉन का ही करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन नीति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन नीति की दर को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। सेरिब्रम। सेरिब्रम। इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, जिसे STH कहते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है, इंसुलिन अग्नाशय से, और एंड्रोजन जो है यह कहाँ से निकलता है? तो टेस्टिस से। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह है मेथनोइक अम्ल या फिर इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। यह पश्च मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है। ए और बी राइट आंसर हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है जो शारीरिक परिवर्तन का कारण है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। इनमें से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? कौन सा संवेदनग्राही नहीं है? मस्तिष्क, जबकि आंख, नाक, कान ऐसे संवेदनग्राही है। संवेदनग्राही का मतलब होता है बाहरी वातावरण में होने वाला बदलाव को महसूस करता है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा है। कौन सा? हाइड्रा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग पुंकेसर। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन पुदीना में होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। राइट आंसर डी हो जाएंगे सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है, स्टार फिश में होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, ओवरी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? मुकुलन। कौन सा हो जाएगा? मुकुलन। इसे अमृतत्व का गुण प्राप्त है। पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है उसे इग्नोर आप लोग करिएगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो टाइफाइड, जबकि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस यह सब लैंगिक जनन संचालित रोग हैं। एड्स की जांच के लिए एलिसा का यूज करते हैं। विडाल टेस्ट टाइफाइड को जांच करने के लिए। टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। और किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से होता है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समवृत्ति अंग है। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मेडल, जिन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था।
टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के। डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए है। आनुवंशिक इकाई जीन है और आनुवंशिक वाहक गुणसूत्र है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आनुवंशिक इकाई जीन और वाहक कौन सा है? तो गुणसूत्र है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का व सानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने। आनुवंशिकता का जनक मेंडल। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया राइट आंसर हो जाएंगे गंदा जल, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया? न्यूक्लिक नाम किसे दिया? माफ करिएगा, तो नाभिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को नाम दिया है। फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए, आरएनए और नाभिक अम्ल की खोज की थी। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, जबकि महिलाओं में XX होते हैं। 102 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव हुआ है कहाँ? तो अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे समरूप अंग के। समरूप अंग या फिर इसी को असमजात अंग भी कहते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को समझाया था लैमार्क ने। लैमार्क सिद्धांत को काटा किसने? तो वाइसमान ने। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन के द्वारा। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन के द्वारा। अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन पे गौर करिएगा। कर्ण पल्लव की पेशियां यह भी अवशेषी अंग में आते हैं। पुष्प कशेरुकाएं भी आते हैं। निषेचक पटल भी आते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर उपयुक्त सभी। मानव शरीर की एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 22 होते हैं। ऑटोसोम 22 ही होते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और लैंगिक कोशिका 23 जोड़े होते हैं। निम्नांकित में से किनकी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किनको कर लीजिए, किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इनमें से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे DDT। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? DDT है। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथेन। इनमें से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? शैवाल। शैवाल को खाए जलीय कीट, जलीय कीट को खाए मछली। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जबकि उपभोक्ता वर्ग में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। सर्वाहारी जो है उच्च पोषक स्तर में आते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक जीव, इसमें जीवाणु आते हैं। इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन आहार श्रृंखला सही है? ऑप्शन पर गौर करेंगे तो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। घास, घास को चूहा, चूहा को सर्प, सर्प को मोर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होते हैं। जीन बने होते हैं। जीन यह बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन। डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। राइट आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लेकिन डीएनए, प्रोटीन, आरएनए ऐड कर लेंगे। कोशिका भित्ति होती है, ऑलरेडी हो चुका है, पारागम। पारागम रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं तो क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं।
कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने खोज की थी। डी डुबे ने खोज की थी। स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रदवी जालिका को कहा जाता है। स्केलेटन ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान यह होता है विसरण के द्वारा। मिट्टी से जल का अवशोषण होता है परासरण द्वारा। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो पसर्व द्वारा चौड़ाई बढ़ती है। सिसर्थ विभजोत्कर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मोटाई में वृद्धि होते हैं पसर्व विभजोत्तक के द्वारा। गैसीय विनिमय जो होता है यह मृदु विभजोत्तक। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरकाइमा जिसे कहते हैं। दृढ़ ऊतक जैसे कि नारियल का रेशा हो गया। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा या फिर रंध्र के द्वारा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कॉर्क कोशिकाओं में। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? मिट्टी से जल और खनिज लवण, जल तो जाइलम हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम कार्य करता है। फ्लोएम का कार्य है आहार का चालन करना। अस्थि क्या है? अस्थि संयोजी ऊतक है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो यह पाई जाती है अस्थि में। कहाँ? तो अस्थि में पाया जाता है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है बोन लिगामेंट और मांसपेशी को अस्थि टेंडन। राइट आंसर डी होंगे। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त के थक्का बनने में मदद थ्रोम्बोसाइट करता है। कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सा है? तो न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। संवेदना का चलन से एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना का चलन से एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं तो जीवाणु। स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण जीवाणु। राइट आंसर है। कवक तो मृतोपजीवी में आएंगे और शैवाल में तो स्वपोषी होता है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है मलेरिया। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस या फिर इसी को पीलिया कहेंगे। किसको प्रभावित करता है पीलिया? तो यकृत को। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक कौन सा है? समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं। कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कृमि कंपोस्ट कहते हैं या फिर जैविक खाद कहते हैं। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होता है? एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होता है? नाइट्रेट। नेपियर एक प्रकार का है। नेपियर हरा चारा को कहते हैं नेपियर। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स जो है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ब्लैक माइनर्स एक नस्ल है। ब्लैक माइनर्स नस्ल है मुर्गियों की। किसका है? मुर्गियों की। शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करते हैं। 1044 प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा? कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएगी। कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएगी। प्याज रूपांतरण है। प्याज जो है तना का रूपांतरण। शल्यकंद में आता है प्याज, लहसुन ये सब। इसमें गंध जो होता है सल्फर के यौगिक के कारण। निम्नलिखित ऊतकों में से किसकी कोशिकाएं समानतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है?
राइट आंसर मृदुतक हो जाएगा। पैरेन्काइमा गैसीय विनिमय का कार्य करता है। दृढ़ोतक का प्रमुख कार्य है पौधे को यांत्रिक सहारा देना। पौधे को यांत्रिक सहारा देना। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विकसित बीज रहित पौधा है। बीज रहित मतलब इसमें बीज नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी फर्न। जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी को कहेंगे। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी को कहेंगे। जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी और एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहा जाता है और यह जो है पुष्पीय पौधा है। चावल का एक दाना उदाहरण है। चावल का एक दाना उदाहरण है मोनोकोटिलीडर्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मोनोकोटिलीडर्स का। पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक होती है। पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक होती है फेफड़ा तथा उससे जुड़ी हवा से भरी थैलियां। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी कहिए तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो इन्होंने जीव द्रव की खोज की थी। हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? तो हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड की। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण, वसा मतलब चिकनी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदव जालिका। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम यह बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन से। आरएनए एवं प्रोटीन से। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। राइट आंसर क्रिश्चियन डी डुबे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लाइसोसोम। इसका आंसर इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी अंगुली के समान रचना होती है और यह पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अंगुली जैसी रचना होती है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रोमा कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएंगे। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना। राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएंगे। केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका कहेंगे। विभुज्योति उत्तक हो सकते हैं। विभुज्योति उत्तक हो सकते हैं। राइट आंसर उपयुक्त सभी, चाहे वो शीर्षस्थ हो, पार्श्व हो या फिर अंतर्वेशी हो। क्लोरोफिल युक्त मृदुता को कहा जाता है। क्लोरोफिल युक्त मृदुता को क्या कहा जाता है? तो क्लोरेन काइमा कहा जाता है। कॉलिन काइमा नहीं, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा बीजों के कठोर आवरण में पाए जाते हैं। बीजों के कठोर आवरण में दृढ़ उत्तक पाए जाते हैं। अरेखित एवं रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? अरेखित एवं रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक है? तो पेशी उत्तक है। इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरियोलर उत्तक। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है? बाह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल उपास्थि है। कोड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कोड्रिन प्रोटीन या तो उपास्थि में पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन अस्थि में पाई जाती है। किसकी उपस्थिति मैमेलिया के अस्थियों की पहचान है? किसकी उपस्थिति मैमेलिया के अस्थियों की पहचान है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेबर्शियन तंत्र। हेबर्शियन तंत्र। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? धान एवं गेहूं यह जो है एक बीजपत्री पौधे हैं। द्विबीजपत्री पौधे के समान उदाहरण है। द्विबीजपत्री पौधे के समान उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएंगे आम हो गया। द्विबीजपत्री आम हो जाएंगे। ईख एक बीजपत्री पौधा है और लीची भी एक बीजपत्री पौधा है।
ऐसे प्राणी जिसके कोशिकाओं केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्राणी जिनकी कोशिकाओं केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं? उत्तक नहीं होता तो पोरिफेरा में उत्तक नहीं होता है। निम्नलिखित में किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाए जाते हैं? जल संवहन नाल तंत्र पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं तारा मछली में, और यह जो है इकाइनोड मेटा संघ में आते हैं। इकाइनोड मेटा संघ में। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? हर्डमोनिया में, हर्डमैनिया में। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो हर्डमैनिया में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? समुद्री घोड़ा यह मैमेलिया का है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। उपसंघ वर्टेब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियतापी होते तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं? एवीज। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? इसमें उभयलिंगी कौन सा है? तो टीनिया। टीनिया चपटा कृमि संघ। गोल कृमि संघ को क्या कहते हैं? एस्केरेसिस कहते हैं। वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है? वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनिलिडा। निम्नलिखित में से किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? जबड़े में दांत नहीं होते तो कबूतर के दांत नहीं होते हैं। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमिया। पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। इटाइटा की अधिकता से कैडमियम रोग होता है। कॉपर की कमी से विल्सन रोग होता है, और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम। इनमें कौन से के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? जोड़ों को प्रभावित करने वाला तो गठिया रोग हो जाएगा। भीमकाय या जायगैटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? भीमकाय या जायगैटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि हार्मोन के ज्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है। वृद्धि हार्मोन के ज्यादा बनने के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएंगे जायगैटिज्म। जायगैटिज्म या फिर इसी को भीमकायत्व कहा जाता है। इनमें कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग सभी दिख रहे हैं, रेबीज हो, डिप्थेरिया हो या फिर कालाजार हो। इनमें कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस होने वाला रोग है। फाइलेरिया क्रीमी से होने वाला रोग है, और ट्यूबरकुलोसिस यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता है? तो पता होगा वायरस। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी पोलियो की। क्या है? एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा टीका की खोज की थी। टीका की खोज की थी। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लुईस पास्चर को कहा जाता है। चेचक की टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। रेबीज का टीका, पाश्चुरीकरण एवं किण्वन की खोज लुई पास्चर ने ही किया था। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीकाकरण के द्वारा तो पोलियो की। टीका की खोज जोनाल्ड साल्क ने किया था, वह ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविन ने किया था। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड का। डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग बीसीजी का टीका। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? कुछ कम पोलियो को। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? हाइड्रोफोबिया। पाश्चर टीका हाइड्रोफोबिया। रेबीज। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है? क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? एड्स। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एड्स। तो क्वेश्चन जो है 1095 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे दिया गया है आपदा प्रबंधन, जिससे अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसी में ही कंप्लीट करवा देते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा।
तो चलिए आपदा प्रबंधन को कंप्लीट कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट 1096 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद, क्योंकि सुनामी, बाढ़, भूकंप यह सब प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? अक्टूबर नवंबर में। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। इनमें कौन क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित होता है? भूसंकलन से प्रभावित कौन होता है? कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? राइट आंसर मानव जनित। 4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। सूखा दक्षिणी बिहार। सूखा किस प्रकार की आपदा है? यह जो है प्राकृतिक आपदा है। आपदा के समय कौन सा समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। इनमें से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? भूकंप तरंग मापन यंत्र सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पहले पी तरंग, उसके बाद एस, फिर लव। सबसे ज़्यादा क्षति जो होता है यह लव वेव से होता है। भूकंप केंद्र को ध्रुवाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र को ध्रुवाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है, एपी सेंटर कहा जाता है। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश जापान को। इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? राइट आंसर हो जाएंगे देहरादून। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो 40 सेंटीमीटर। तो चलिए टोटल क्वेश्चन 1111 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया बिहार पुलिस से संबंधित। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।